नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है भारतीय कृषि का इतिहास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में कृषि में 1960 के दशक के मध्य में ही पारंपरिक वस्तुओं का पारंपरिक औजारों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। उन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती थी। किसान उर्वरकों के रूप में कई चीज़ों का प्रयोग करते थे और इसी के साथ ही साथ 1960 के दशक के बाद उच्च उपज बीज HY उत्तम बीज आदि का प्रयोग करते थे। 1960 के बाद उच्च उपज बीज HYV का प्रयोग शुरू हुआ। इससे सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग भी बढ़ गया। इस कृषि में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ने लगी। इसके साथ ही गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। इसी के साथ ही साथ अगर हम इसके परिचय की बात करें तो 1900 ईसा पूर्व तक भी पौधे उगाने, फसल लगाने, पशुपालन का कार्य करने, कृषि करने का काम शुरू हो गया था। शीघ्र ही यहाँ के मानव ने व्यवस्थित जीवन जीना भी शुरू कर दिया था और कृषि के लिए औजार तकनीकें विकसित कर ली थी। दोहरा कार्य करने के कारण भी एक वर्ष में 2 फसलें लगाई जाने लगी थी। इसके फलस्वरूप भारतीय कृषि उत्पाद तत्कालीन वाणिज्यिक व्यवस्था के द्वारा विश्व बाजार में पहुंचना शुरू हो गया था। दूसरे देशों में भी कुछ फसलें भारत से आई। पादप और पशु की पूजा भी की जाने लगी, क्योंकि जीवन के लिए उनका महत्व भी समझा गया था। इसी के साथ ही भारत में अगर कृषि का विकास कितना और किस प्रकार हुआ उसको देखें तो इसकी संप्रति कोई जानकारी विषय नहीं है, किंतु सिंधु नदी के कांठे के पुराण शेषों और उत्खनन के इस बात के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं कि आज से 5000 वर्ष पूर्व कृषि अत्युत्पन्न अवस्था में थी। लोग राजस्व अनाज के रूप में चुकाते थे। ऐसा अनुमान पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो में मिले और बड़े बड़े कोठरों के आधार पर चलते रहे। वहाँ से उत्खनन में मिले और कई नमूनों से भी इस बात के आधार मिलते हैं कि वहाँ पे भी बीज बोए जाते थे और वहाँ से गेहूं के दाने टिटिकम कैप्टेकम अथवा टिटिकम सेफिरोकॉम जाति के मिलते थे। इन दोनों ही जाति के गेहूं की खेती आज भी की जाती है, पंजाब में की जाती है। और यहाँ से मिला जो हार्डियम बल्गेयर था जाति का है, उसी जाति के मिस्र के पिरामिडों में भी उसका पता चलता है। तो इसकी ख्याति उन दिनों में प्रचुर मात्रा में होती थी। भारत के निवासी आर्य कृषि कार्य से पूर्णतः परिचित थे और यह वैदिक साहित्य में भी परिलक्षित होता है। अगर हम इसके कृषि संबंधी जितनी भी रचनाएं हैं और जितने भी इस पे लेख लिखे गए अगर उनको हम ध्यान से देखें तो उसमें कृषि संबंधी उपकरणों का भी उल्लेख मिलता है, कृषि विधाओं का परिचय भी मिलता है। तो कई जगह हम इतिहास में भी देख सकते हैं, वैदिक आर्यों के कृषि विषयक ज्ञान में भी इसका बोध हमें पता चलता है। अब अगर हम उत्पादन की बात करें तो भारत में विभिन्न वर्षों में अगर दाल और गेहूं का उत्पादन देखें 10 करोड़ टन में, तो 1970-71 में जहां 12 से 24 तक था, वहां 1980-81 में 11 से 36 हो गया था और 1990-91 में 14 से 55 तक था। 2000 और 2001 में 11 से 70 तक था। 2008 से 10 तक 12 से 60 तक हो गया था। अगर भारत में कृषि की स्थिति को हम अध्ययन करें तो कृषि क्षेत्र में देश की लगभग आधी श्रम शक्ति कार्यरत है। हालांकि जीडीपी में इसका योगदान 17.5% है और 2015-16 के मौजूदा मूल्यों पर ही हम इसकी बात करेंगे। पिछले कुछ दशकों के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास में मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों का योगदान तेज़ी से बढ़ा है, जबकि कृषि क्षेत्र के योगदान में गिरावट हुई है। 1950 के दशक में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान जहां 50% माना जाता था, वहीं 2015-16 में ये गिर करके 15.4% ही रह गया था। भारत के खाद्यान्न उत्पादन प्रत्येक वर्ष में बढ़ रहा है और देश गेहूं, चावल, दालों, गन्ने, कपास आदि फसलों में मुख्य उत्पादकों में से एक रहा है। यह दूध उत्पादन में पहले और फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर भी रहा है। 2013 में भारत में दाल उत्पादन 25% का योगदान दिया, जो कि किसी एक देश के लिहाज से सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त चावल उत्पादन में
भारत की हिस्सेदारी 22% और गेहूं के उत्पादन में 13% थी। पिछले अनेक वर्षों से दूसरे सबसे बड़े कपास निर्यातक होने के साथ साथ कुल कपास उत्पादन में भी भारत की हिस्सेदारी 25% रही है। अगर हम आगे इसकी स्थिति देखें तो अनेक फसलों के मामले में चीन, ब्राज़ील और अमेरिका जैसे बड़े कृषि उत्पादक देशों की तुलना में भारत की कृषि उपज कम है, यानी प्रति हेक्टेयर ज़मीन पर उत्पादित होने वाली फसल की मात्रा काफ़ी कम है। अगर चावल उत्पादन में देखें तो भारत का स्थान तीसरा है, लेकिन उसकी उपज ब्राज़ील, चीन और अमेरिका से काफ़ी कम है। दालों के मामले में भी यही स्थिति है, हालांकि भारत दालों में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में कृषि की स्थिति का और आगे हम देखेंगे कि पिछले कुछ दशकों के दौरान कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है, अस्थिर, हालांकि वृद्धि अस्थिर रही है। 2005-06 में जहां यह दर 5.8% थी, वहीं 2009-10 में 0.4% और 2014-15 में 0.2% रही। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में इतना अंतर आय को तो प्रभावित करता ही है और इससे खेती में निवेश करने के लिए भी किसानों में कर्ज लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। अब भारत की कृषि की स्थिति को आगे हम देखते हैं तो कई ऐसे उदाहरण जो कि कृषि उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, जैसे कृषि की ज़मीन का आकार घट रहा है, किसान अब भी काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर हैं, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, साथ ही उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग किया जा रहा है जिससे मिट्टी की उपजाऊपन कम होता है। देश के विभिन्न भागों में सभी को आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं है और न ही कृषि के लिए औपचारिक स्तर पर ऋण उपलब्ध हो पाता है। सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की पूरी खरीद नहीं की जाती है और किसानों की लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। इस संबंध में यहाँ के जो कमेटियाँ हैं, एक्सपर्ट संस्थाएं हैं, उनके द्वारा पिछले कई वर्षों में अनेक सुझाव दिए गए हैं, जैसे कृषि की ज़मीन की पटवारी के लिए कई कानून बनाने गए हैं, कुशलतापूर्वक पानी का उपयोग करने के लिए लघु सिंचाई तकनीकें अपनाई गई हैं, निजी क्षेत्र को संलग्न करते हुए अच्छी क्वालिटी के बीजों तक की पहुंच को सुधारा गया है। कृषि उत्पादों की ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए भी राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत की गई है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बताती है कि भारत में अभी कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि का विकास किए बिना देश के समग्र विकास की संकल्पना को भी साकार नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।